हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिन मिरर्स। और आपका जो लास्ट लेक्चर था मैंने कंप्लीट करा दिया था। कितना आपका जो डिजीज़ थी, सारी डिजीज़ मैंने पढ़ा दी थी। प्रोटोजोन डिजीज़ थी आपकी, और आपका वायरल डिजीज़ थे, फंगल डिजीज़ थे, फंगल इन्फेक्शन होता है वो था, हेलमिंथिस डिजीज़ थी। सब कुछ मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी, पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें उस लेक्चर को, जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगा कि बेसिक जो हेल्प है आपकी हेल्थ के बारे में बताना है, क्या इस एनसीईआरटी में क्या बता रहा है एनसीईआरटी, तो वो सब कुछ मैंने बता रखा है ऑलरेडी। आज का जो पोर्शन है वो आपका पार्ट सेकंड होगा, लेकिन मैं इंश्योर करती हूँ इसमें कि हो सकेगा तो मैं इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर दूँगी इसी शॉर्ट में। ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो आज पढ़ेंगे हम इम्यूनिटी। इम्यूनिटी होती क्या है एक्चुअली? इम्यूनिटी वो होती है जो आपका प्रतिरक्षा तंत्र होता है। जैसे इम्यूनिटी सिस्टम हो गया, तो उसमें क्या बेटा, जैसे आपको बीमारी हो रही है कोई साथ साथ में, तो वो आप जल्दी रिकवरी ले पा रहे हो, रिकवरी कर पा रहे हो उससे, वो आपकी इम्यूनिटी की वजह से होता है कि आप में कितनी इम्यूनिटी सिस्टम आपका काम करता है, कितनी जल्दी, और आपको बीमारियाँ जल्दी जल्दी नहीं होती हैं, तो वो इम्यूनिटी सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आप किसी भी एंटीजन से लड़ पा रहे हो, इन्फेक्टिसेस जो एंटीजन होते हैं उनसे लड़ पा रहे हो, आपके अंदर कितनी अच्छी एंटीबॉडीज़ हैं, उसकी वजह से आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो स्ट्रांग होता है। तो आज इसी के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो आपकी दो टाइप की इम्यूनिटी सिस्टम्स होते हैं। इम्यूनिटी होती है, एक होती है इनेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी का मतलब होता है कि आपको बाई बर्थ जो मिलती है इम्यूनिटी, बाई बर्थ जो इम्यूनिटी मिलती है, एंटीबॉडीज़ मिलते हैं, वो हमें मिलती है, उसको बोलते हैं हम इनेट इम्यूनिटी। एंड जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड का मतलब कमाना, जैसे हम बाहर से कमाते हैं दवाइयों के फॉर्म में या फिर किसी भी सिरप के फॉर्म में, तो आप ना उसे कमा रहे हो, तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। ओके, तो इम्यूनिटी के बारे में देखा क्या 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 देखिए, एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्टिस एजेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो प्रतिदिन हम क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्टिशियस एजेंट्स को। ठीक है, हर दिन हम जो इन्फेक्टिस एजेंट्स होते हैं लार्ज नंबर में, उन्हें एक्सपोज करते हैं। हाउएवर ओनली अ फ्यू दीज एक्सपोजर रिजल्ट इन द डिजीज रिजल्ट इन डिजीजेज। देखो ओनली अ फ्यू ऑफ दीज एक्सपोजर्स क्या करते हैं, रिजल्ट इन डिजीज में कुछ ऐसी हैं जो हमें इन्फेक्ट कर देते हैं, मतलब डिजीज़ कर देते हैं। वाई दिस इज़ ड्यू टू द, अब वाई क्यों, तो दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट बॉडी इज़ एबल टू डिफाइंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दीज फॉरेन एजेंट्स। अब क्या है, जो हमारी बॉडी है, हमारी खुद की बॉडी, इटसेल्फ मतलब खुद की बॉडी है जो हमारी, वो डिफाइन कर लेती है किसको, डिफेंड कह रही हूँ मैं, डिफेंड कर लेती है किसको, किससे, फॉरेन एजेंट से अपने आप को डिफेंड कर लेती है, मतलब बचा लेती है। एक होता है डिफेंस और डिफेंड। डिफेंड का मतलब बचाव, ठीक है, अपने आप को खुद से ही बचा लेती है बहुत सारे जो फॉरेन एजेंट्स हैं उनसे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उन्हें इन्फेक्ट कर देते हैं। तो देखिए, दिस ओवरऑल एबिलिटी टू द होस्ट ऑफ फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स कन्फर्म बाय द इम्यूनिटी सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। देखो, आपको पता है फाइट कर रहे हैं हम किससे, डिजीज कॉजिंग एजेंट से या ऑर्गेनिज्म से, तो वो किसकी वजह से फाइट कर पा रहे हैं, हम कर पा रहे हैं इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से, उसी को बोल देते हैं हम इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मैंने आपको बता दी है, दो टाइप की होती है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम इनेट इम्यूनिटी के बारे में। तो इनेट इम्यूनिटी आपकी क्या कह रही है, ये कह रही है कि इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक। सबसे पहले आप याद रखोगे, इसमें मार्क करोगे कि ये नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक होने के साथ साथ ये कैसी है, बाय बर्थ होती है ये। तो ये कब होती है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम पे होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। ये याद रखना है, दो चीज़ें आपको याद रखनी है इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, दिस इज अकम्प्लाइज्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स। अभी ये किसका करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स होते हैं। जैसे अपनी स्किन है, स्किन के ऊपर क्या है, स्किन क्या है, जो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं उन्हें अंदर नहीं जाने देती, तो हेल्प कर रही है हमें बचाने में कि हमें कोई भी डिजीज़ या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो या वायरल इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, तो ये बैरियर लगी हुई है हमारी बॉडी में टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स। जैसे कि जो फॉरेन एजेंट है, फॉरेन एजेंट का मतलब होता है कि हमारी जो बॉडी के अंदर हैं, उसके अलावा जो फॉरेन एजेंट्स हैं, बाहर के हैं, वो फॉरेन एजेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, इनटू अवर बॉडी ना अंदर एंट्री कर पाएँ। इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ बैरियर्स। तो जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो 4 टाइप ऑफ बैरियर रखती है। पहला होता है आपका फिजिकल, फिर फिजियोलॉजिकल, फिर सेलुलर, उसके बाद में इंटरफेरेंस। तो ये 4 होते हैं आपके फिजिकल बैरियर्स। तो फर्स्ट क्या होता है, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या कह रहा है, स्किन ऑन आवर बॉडी, जो आपकी स्किन होती है अपनी बॉडी की, इज़ द मेन बैरियर। अब ये क्या है, मैंने आपको बताया था, स्किन क्या है आपकी, एक मेन बैरियर है। ठीक है, विच प्रिवेंट, किसको प्रिवेंट करती है, टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको
प्रिवेंट करती है। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना बेटा, ठीक है। प्रिवेंट करती है एंट्री, उनकी एंट्री को प्रिवेंट करती है माइक्रोऑर्गेनिजम्स की। म्यूकस, जो म्यूकस होता है कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी। अब जो हमारी जो एपिथेलियम लाइनिंग होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, उस पर जो एपिथेलियम लाइनिंग होती है उस पर होता है म्यूकस। तो म्यूकस कोटिंग होती है वो ऑलरेडी। और किस पे होता है आपका म्यूकस, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है उसमें, यूरोजेनाइटल आपके ट्रैक होते हैं उनमें, और ऑल्सो हेल्प इन द ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंटरिंग अवर बॉडी। ये भी आपको जो माइक्रोब होते हैं उनको ट्रैप कर लेती है, मतलब उनको पकड़ लेती है वहीं के वहीं, और उसके बाद में म्यूकस के हेल्प से। तो ये हमारे सब कुछ हेल्प करते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, यूरोजेनाइटल ट्रैक में, तो ये सब कुछ हेल्प करते हैं, ठीक है। क्या म्यूकस है हमारा वो हेल्प कर रहा है। और स्किन पे कौन से बैरियर है, माइक्रोऑर्गेनिज्म स्किन पे करती है। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन से होते हैं ये देखिए। एसिड, एसिड अपना स्टमक में होता है, HCl पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, तो वो हेल्प कर रहा है किससे, जो ज़्यादा वैसे ख़राब फॉरेन पार्टिकल होंगे या फॉरेन एजेंट्स होंगे उनको, उनसे लड़ने के लिए एसिड है हमारे पेट में। फिर सलाइवा इन द माउथ, सलाइवा होता है अपने माउथ में। टीयर्स होते हैं फ्रॉम द आइज, तो जो टीयर्स होते हैं अपनी आँखों में, आंसू होते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ मात्रा में लड़ने की क्षमता होती है, ठीक है। ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, तो वो माइक्रोबियल ग्रोथ को बढ़ने नहीं देते हैं, ठीक है। फिर देखिए सेलुलर बैरियर, तो सेलुलर बैरियर कौन से होते हैं, थर्ड नंबर है आपका सेलुलर बैरियर्स। तो देखिए सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स, जो ल्यूकोसाइट होते हैं सर्टेन टाइप में, मतलब WBC ऑफ आवर बॉडी लाइक, देखो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, जिसे हम PMNL बोलते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं हमारे ब्लड में, तो वो क्या करती हैं, वो सेलुलर बैरियर का काम करती हैं। एंड मोनोसाइट्स, इनमें मोनोसाइट भी कंसिडर कर रहे हो आप, तो और मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर होती हैं टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स इन द ब्लड एज वेल एज माइक्रोफेजेस होती हैं इन टिश्यूज़ में, कैन फाइगोसाइटेड और डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। अब ये क्या करते हैं बेटा, फैगोसाइटिस का मतलब होता है कि खा लेते हैं ये, मैक्रोफेज का मतलब होता है कि खाने वाले, जो ब्लड में खाने वाली सेल्स हैं, किलर सेल्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, जिन्हें हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। मोनोसाइट हो गए आपकी, और जो आपका न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर आ जाता है या फिर माइक्रोब आ जाते हैं हमारे ब्लड में, तो वो खाने का काम करते हैं, उसे खा लेते हैं, जिससे कि हमें इन्फेक्शन पैदा ना हो हमारी बॉडी में, ठीक है। सपोज इम्यूनिटी में ही ये काउंट करते जाओ कि आप इम्यूनिटी पढ़ रहे हो, तो इम्यूनिटी इससे हमारी बूस्ट हो रही है। फिर आता है आपको साइटोकाइनिन, जिसे हम बोलते हैं इंटरफेरॉन्स। साइटोकाइन बैरियर क्या होती हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं, ये सिक्रीट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन्स। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट प्रोटीन। अब देखो कोई जैसे ये बॉडी है, अपनी सेल है, ये सेल हो गई आपकी, और यहाँ पे क्या है कोई भी वायरस है यहाँ पे आगे अटैच हो गया है, यहाँ पे आके अटैच हो गया है आपकी बॉडी से। अब जो आपकी सेल है उससे अटैच हो गया है, तो अब होगा क्या, जो यहाँ की जो पास की सेल होंगी ना बेटा, ये जो सेल्स होंगी आपकी, जो सेल हैं ये वाली मैं कलर चेंज कर ले रही हूँ, देखिए बना लूँ मैं पहले बेटा। तो ये सेल्स हैं। अब ये वाली जो सेल है बेटा, देखो ये वाली सेल ये वाली जो सेल है आपकी, वो क्या करेगी, वो सिक्रीट करती है प्रोटीन को। वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट प्रोटीन। अब ये क्या है, वायरस के इन्फेक्शन में, वायरस के कांटेक्ट में है, तो ये इन्फेक्ट हो गई है वायरस से। अब ये क्या करेगी, कांटेक्ट करेगी किसको, ये सिक्रीट करेगी प्रोटीन्स को। और किसको सिक्रीट करती है, किसको भेजती है वो सिग्नल्स, वो भेजती है, प्रोटेक्ट करती है किससे, विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स। अब ये क्या करेगी, प्रोटीन सिक्रीट करेगी ऐसा कि देखो एक वायरस आ गया है और वायरस को हमें क्या करना है, किल करना है। तो वो किसको किसको इन्फॉर्म कर रही है, वो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को इन्फॉर्म करती है फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन मतलब आगे को वायरल इन्फेक्शन ना हो, तो इसलिए वो इन्फॉर्म कर देती है पहले से कि यार तैयारी कर लो, देखो आ रहा है, आ रहा है, ये वो आ रहा है, क्या आ रहा है, ये आ रहा है शत्रु, ठीक है, इनेमी आ रहा है ये। और मैंने आपको बता दिया पहले से इन्फॉर्म कर दिया, जैसे पहले होता है ना गार्ड होते हैं, जो महल होता है ना, तो महल के ऊपर क्या है, गार्ड खड़ी कर देते हैं, ऊपर नीचे बाहर गार्ड खड़ी कर देते हैं। तो सबसे पहले जब दुश्मन आता है तो गार्ड से लड़ता है। तो गार्ड क्या है, गार्ड अगर एक गार्ड पे वो लड़ रहा होगा एक गार्ड, तो दूसरे गार्ड पे जाता है, बोलता है यार
आगे जाके, जो बाहर जाके, अंदर जाके राजा को इन्फॉर्म कर दो कि दुश्मन आ रहा है, ठीक है, दुश्मन आ रहा है। तो वो क्या करेंगे, प्रिपरेशन कर लेंगे अपनी, या फिर उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। उनके पास में शस्त्र होंगे बहुत सारे, तो वो कहेंगे यार इसको ना, इस दुश्मन को हमें मारना है, ठीक है। तो वैसे ही जो सेल्स होती हैं हमारी, वो पहले एक सेल इन्फेक्ट हो जाती है और वो प्रोटीन सिक्रेट करती है, जिससे कि जो आगे की फर्दर सेल्स होती हैं हमारी, वो उस वायरस से लड़ने के लिए क्षमता पैदा कर लें अपने अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ये होती है इंटरफेरेंस, ये होते हैं, और इन्हें बोलते हैं हम साइटोकाइन बैरियर्स। अब देखिए, अब आपकी आपने नेट इम्यूनिटी पढ़ ली, अब आप पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है वो बताती हूँ मैं आपको। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजेनिक स्पेसिफिक। अब ये होती है बेटा, जो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो पैथोजेनिक स्पेसिफिक होती है, ठीक है। पैथोजेनिक स्पेसिफिक मतलब जो पैथोजन से निकालते हैं, वहाँ से निकाल लेते हैं। पैथोजन तो मैंने आपको बता दिया, पैथोजन होता क्या है, जो आपको डिजीज़ कॉज करते हैं एजेंट, उन्हें पैथोजन बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। अब ये किससे करेक्टराइज होती हैं, मेमोरी से करेक्टराइज होती हैं, ये मेमोरी होती है इनके पास में। जैसे आपको सुना होगा आपने कि एक बार किसी व्यक्ति को अगर क्या चिकनगुनिया हो जाए, या फिर चिकन पॉक्स हो जाए, किसी व्यक्ति को चिकन पॉक्स हो जाए, अगर चिकन पॉक्स हो जाए किसी को, चिकन पॉक्स, तो वो कभी दोबारा ये पूरी, जब तक उसका लाइफ स्पैन है तब तक वो दोबारा नहीं होता है। तो वो क्या है, मेमोरेबल है, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। मतलब एक बार आपको चिकन पॉक्स हो गया, उसके बाद में जो आपकी बॉडी है उसने एंटीबॉडीज़ बना ली है, एंटीबॉडीज़ बनाने के बाद में जो आगे फर्दर कभी भी अगर चिकन पॉक्स का आपके अंदर वायरस चला जाएगा या बैक्टीरिया चला जाएगा, तो क्या होगा, एक चिकन पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है, तो वायरस चला जाएगा उसका, तो वो क्या करेंगे, जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कहेंगे यार ये तो जाना पहचाना है इंसान लग रहा है हमें, तो इसको क्या करो, पकड़ो, जेल में बंद करो इसको और डिस्ट्रॉय कर दो उसके बाद में, ठीक है। ऐसा ऐसा बोलते हैं हमारी मेमोरी सेल्स। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेमोरी सेल्स है, मेमोरी रखती है अपने पास में कि यार हाँ इसको तो पहले देखा था, तो इसको ख़त्म करना पड़ेगा, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं था, पिछली बार ऐसा हुआ था, ठीक है। तो इसलिए मेमोरी रखती हैं एक्वायर्ड। लेकिन इन्नेट इम्यूनिटी मेमोरी नहीं होती, मेमोरी नहीं होती इनके पास में। अब देखिए दिस मीन्स इसका मीन क्या है, मीन्स व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स आ पैथोजन, जब यहाँ पर बॉडी पे क्या होता है, एनकाउंटर होता है पैथोजन का, तो एनकाउंटर्स आ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम जब एनकाउंटर होता है हमारे पैथोजन का हमारी बॉडी पे, तो क्या करता है, इस प्रोड्यूस आ रेस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रेस्पॉन्स। तो ये प्रोड्यूस करता है प्राइमरी रेस्पॉन्स। अब जब सेकेंडरी रेस्पॉन्स होगा तो क्या होगा, वो याद रखेगी और दोबारा से उन्हें उन्हें मतलब आगे फर्दर डेवलपमेंट डिवीजन नहीं करनी देगी उस पैथोजन को, और उससे पहले उसे मार देगी, ठीक है। विच फॉलोज बाई लो इंटेंसिटी। अब ये क्या होती है उस टाइम पे, ये जो होती हैं क्या होती हैं, हमारे जो एंटीबॉडीज़ बनी है वो लो काउंट होता है, लो इंटेंसिटी होती है। इसी वजह से क्या होता है, वो भारी पड़ जाता है हमारा पैथोजन। तो पैथोजन के भारी पड़ने से क्या होता है कि हमें बीमारी हो जाती है। लेकिन देखो सब्सिक्वेंट एंटर्स एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन, जब सेम पैथोजन का दोबारा से हमारे ऊपर क्या होता है, एनकाउंटर होता है, इट्स हाईली इंटेंसिफाइड। मतलब तब क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है हाईली, उसके पास में एंटीबॉडीज़ होती हैं उससे लड़ने के लिए, तो इसको बोल देते हैं सेकेंडरी या फिर एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स बोलते हैं, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड रेस्पॉन्स और प्राइमरी रेस्पॉन्स दोनों याद रखने हैं आपको, ठीक है। दिस इज ascribed टू द फैक्ट दैट आवर बॉडी appears टू हैव मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर। तो इसलिए ये डिस्क्राइब कर सकता है कि एस्क्राइब कर सकता है कि हमारी जो बॉडी होती है वो दूसरे जो आपकी उसके पास में मेमोरीज होती हैं, जो फर्स्ट एनकाउंटर होता है उसको लेके उसके पास में मेमोरीज होती है, तो इसी को बोल देते हैं हम सेकेंडरी और एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स, ठीक है। फिर देखिए आगे, द प्राइमरी या सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, जो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स है हमारा, इम्यून रेस्पॉन्सेज आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स। अब ये जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स होता है वो किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा कैरिड आउट होता है, विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स। तो दो आपकी लिम्फोसाइट्स होती हैं, याद रखना, आपसे पूछ सकते हैं कि टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट दो टाइप की होती हैं आपकी, एक होती है आपकी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, प्रेजेंट इन अवर बॉडी, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट को क्या बोलते हैं, बोन मेरो लिम्फोसाइट, और टी लिम्फोसाइट को बोलते हैं हम थाइमस लिम्फोसाइट, ठीक है, इनकी फुल फॉर्म है। तो जो आपकी बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स। तो जो बी लिम्फोसाइट है हमारी की बोन मेरो लिम्फोसाइट्स हैं, वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, आर्मी ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन की आर्मी को प्रोड्यूस करती हैं इन रेस्पॉन्स टू पैथोजेंस। और किसके रेस्पॉन्स में, पैथोजन की रेस्पॉन्स में, इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम। इसलिए अपने ब्लड में वो किस लिए प्रोड्यूस करती हैं, अपने आप को प्रोटीन्स
अपने आप में जो बी लिम्फोसाइट होती हैं वो पैथोजन से लड़ने के लिए, ठीक है। दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज, तो इन प्रोटीन्स को हम क्या बोल देते हैं, एंटीबॉडीज बोल देते हैं। लेकिन जो टी सेल्स होती हैं आपकी वो कुछ काम नहीं करता होता है उनका, लेकिन वो जब बी लिम्फोसाइट की जो प्रोटीन बन रही होती है उसमें हेल्प करती हैं, बस इतना सा काम होता है टी लिम्फोसाइट का, ठीक है। जो टी लिम्फो सेल्स होती हैं आपकी, टी लिम्फोसाइट या टी सेल्स देमसेल्व्स डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडीज, ये दोनों अपने आप उनके पास में कोई एंटीबॉडीज नहीं होती है, बट ये हेल्प करती हैं बी सेल्स की टू प्रोड्यूस देम, मतलब वो अपने जैसे मैं हूँ या फिर आप हो, ठीक है, ये आप हो और ये मैं हूँ। अब मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो आप क्या खुद तो पढ़ नहीं रहे हो, आप खुद नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन मैं पढ़ा रही हूँ तो उसमें हेल्प तो कर रहे हो, यस मैम, हाँ मैम, ऐसे बोल रहे हो ना मेरे से। तो बस इतना सा काम होता है इनका कि जो आपकी टी सेल्स हैं वो सिर्फ हेल्प करती हैं बी सेल्स की, लेकिन सारा काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, बी सेल्स कर रही हैं, ओके। सब कुछ एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ वो बी सेल्स ही कर रही हैं, लेकिन वो टी सेल्स आपको बस उनको हेल्प कर दे रही है, ठीक है, प्रोड्यूशन में उसके प्रोड्यूशन में। ईच जो एंटीबॉडी होती है, प्रत्येक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज़ 4 पेप्टाइड चेन्स। अब प्रत्येक एंटीबॉडी के पास में 4 पेप्टाइड चेन होती हैं, 4 पेप्टाइड चेन, ठीक है, याद रखना कितनी, 4 पेप्टाइड चेन याद रखोगे। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज़ 4 पेप्टाइड चेन्स, ठीक है। 2 स्मॉल होती हैं एंड जो 2 स्मॉल होती हैं कॉल्ड लाइट चेन बोलते हैं, और 2 लॉन्गर होती हैं उन्हें हैवी चेन बोलते हैं। मतलब छोटी हैं तो उन्हें बोलेंगे लाइट चेन, बड़ी हैं तो उन्हें बोलेंगे हैवी चेन, ठीक है। हैंस द एन एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज, तो एंटीबॉडी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H2L2, याद रखना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, मार्क कर लेना इसको भी। अब देखिए यहाँ पे इसको देखो आप, छोटा कर लेती इसको मैं, तो देखिए तो आपकी एंटीजन बाइंडिंग साइट यहाँ पे हैं, ये हैं, ठीक है, इधर भी एंटीजन बाइंडिंग साइट है, और आपकी 2 हैवी चेन होंगी, 2 लाइट चेन होंगी। तो 2 हैवी चेन ये हैं बेटा, देखो ये आपकी 2 हैवी चेन है, एक ये हो गई और दूसरा ये हो गया, दिख रहा है आपको। और 2 लाइट चेन, एक ये लाइट चेन हो गई और दूसरी ये लाइट चेन हो गई। तो एक लाइट चेन, 2 लाइट चेन होती हैं, 2 हैवी चेन होती हैं, और तो उनको क्या बोलते हैं, स्मॉल और लॉन्गर, ठीक है। तो लाइट चेन देखो ये रखा है और हैवी चेन ये दे रखा है। तो 2 पेप्टाइड क्या होते हैं, 2 पेप्टाइड आपकी बॉन्ड भी बने होते हैं, याद रखना। 2 पेप्टाइड चेन्स भी होती हैं, सॉरी 4 पेप्टाइड चेन्स, 4 पेप्टाइड चेन्स भी होती हैं, ठीक है। तो इन्हें रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है H2L2। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन अवर बॉडी, तो इन अवर बॉडी में आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज होती हैं, जैसे IgA कहाँ पाया जाता है, क्लोस्ट्रम में COL होता है, ठीक है। क्लोस्ट्रम किसमें, जो फर्स्ट फीडिंग होती है, फीड कराते हैं मिल्क में, ठीक है। और IgM है, फिर IgE है, फिर IgG है। IgG पाई जाती है आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे, एंटीबॉडी प्रेगनेंसी, ठीक है। और IgE पाई जाती है एलर्जी के लिए, एलर्जी जब होती है तो IgE बॉडी क्या करती है, जो, अरे यार जस्ट मिनट, हाँ IgE कब हेल्प करती है, जब एलर्जी हो जाती है किसी इंसान को, तो IgE एंटीबॉडी हेल्प करती है। तो IgG भी आपको बता दिया मैंने, IgM भी बता दिया। अब इसी को याद कैसे करना है, तो 4 टाइप की आपकी एंटीबॉडीज होती हैं, मेजरली NCERT में जो रखी हैं, तो मैंने याद रखा है, देखो मेघा, ऐसे याद रखा है मैंने, मतलब IgM IgE IgG IgA। तो यहाँ पे मेघा की जगह पे गा करना है आपको, ठीक है, क्योंकि जी है आपका, घा नहीं है। यहाँ तक आपने पढ़ लिया। ये आपकी 4 टाइप की क्या हो गई हैं, आपकी एंटीबॉडीज हो गई हैं, आर सम ऑफ देम। अब देखो कार्टून आपको एंटीबॉडीज दिखा रखा है, फिगर इतना दे रखा है, बिकॉज दीज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड एंड रेस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स। इसी को जो रेस्पॉन्स होता है वो बोलते हैं ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स। दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी रेस्पॉन्स, एंटी बॉडी मीडिएटेड। द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये सेकेंड टाइप जो इम्यूनिटी होती है वो होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो उसको हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI, याद रखना है आपको, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें होता क्या है, जो टी लिम्फोसाइट होती हैं मेडिकेट होती हैं CMI, मतलब
मेडिएट होती हैं टी लिम्फोसाइट CMI से, मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे आप किसी भी इंसान को कोई किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे हो तो उसमें जो मीडिएटेड इम्यूनिटी होती हैं वो रेस्पॉन्स करती हैं। अगर जैसे फॉरेन बॉडी तो फॉरेन की है ना, और फॉरेन बॉडी से ही हम क्या कर रहे हैं, किडनी ले रहे हैं, तो वो रेस्पॉन्स उल्टा रेस्पॉन्स देती हैं, ठीक है, तो उसमें हेल्प करती हैं ये। वेरी ऑफन व्हेन some human organs like heart, eye, liver और kidney fail to function satisfactory। तो याद रखना है आपको कौन सी हेल्प करती है, इम्यूनिटी, इम्यून रेस्पॉन्स, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। फिर देखिए, ट्रांसप्लांटेशन इज नॉट ओनली रेमेडी टू इनेबल द पेशेंट टू लिव अ लॉन्गर या नॉर्मल लाइफ। ये एक ऐसी रेमेडी नहीं है, ओनली ये एक रेमेडी ही नहीं है, बल्कि आप ना किसी भी पेशेंट को एक नॉर्मल लाइफ दे सकते हो। देन रिसर्च बिगिन, कब हुई थी ये, अ फाइंड ऑफ सूटेबल डोनर, लेकिन उसके लिए हम सबसे पहले एक सर्च कर रही हूँ मैं। इसे करने के लिए, ट्रांसप्लांट कराने के लिए हमें एक अच्छे से डोनर को ढूंढना पड़ता है, जैसे कि जो उसकी रिफ्लेक्शन है उसकी बॉडी का वो ज़्यादा ना हो, ठीक है। और ठीक है, हटाओ इसको। अब देखिए, ग्राफ्ट फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, एन एनिमल, अनदर प्राइमेट और एनी ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी मेड सिंस द ग्राफ्ट विच इज रिजेक्टेड सूनर और लेटर। अब होता क्या बेटा, अब बताओ क्यों किसी की भी हम किडनी क्यों नहीं डाल देते किसी इंसान के अंदर, इसलिए क्योंकि वो रिजेक्ट कर देती है, आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो रिजेक्ट कर देता है उसको। टिश्यू मैचिंग, सबसे पहले टिश्यू मैचिंग करते हैं, फिर ब्लड ग्रुप मैचिंग होती है, एसेंशियल बिफोर द अंडरस्टैंडिंग एनी ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट, and even after this the patient has to take immune suppressant all his या हर लाइफ। अब ये क्या करेगा वो, आप हमेशा इम्यून सप्रेसेंट वो लेता रहता है। अगर ट्रांसप्लांट कराता है किसी भी ऑर्गन का अपनी बॉडी में, तो वो हमेशा इम्यून सप्रेसेंट उसे लेना पड़ता है, मतलब दवाई के फॉर्म में, कि उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो उससे मैच करता रहे और ज़्यादा इम्यूनिटी एलर्जी वगैरह ना हमें पैदा करे। द बॉडी इज एबल टू डिफ्रेंशिएट सेल्फ और नॉन सेल्फ। अब वो बॉडी के पास में एबिलिटी होती है डिफ्रेंशिएट करने की कि सेल्फ हमारी बॉडी का ऑर्गन है ये या फिर दूसरी की बॉडी का ऑर्गन है, ठीक है। तो सेल, इसी को बोल देते हैं हम सेल मीडिएट इम्यूनिटी। रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्राफ्ट रिजेक्शन। अब देखो, आपकी अब आपकी एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी और होती है। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, जिसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। एक्टिव क्या होगी, फास्ट होगी, और पैसिव आपकी स्लो इम्यूनिटी होगी। तो देखो, व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज और प्रोड्यूस इन होस्ट बॉडी। अब देखो, आपकी जो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, वो होती है दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। देखिए, होता क्या है, व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन, जब कोई होस्ट एक एंटीजन को एक्सपोज करता है विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब। अब वो मे बी लिविंग होता है और माइक्रोब डेड माइक्रोब भी हो सकता है, और अदर प्रोटीन्स भी हो सकती हैं। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी। तो ये क्या करता है, अपनी उसकी होस्ट की बॉडी में एंटीबॉडीज अपनी प्रोड्यूस करता है, इसी को बोलते हैं हम एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो, सॉरी बेटा मैंने गलत बता दिया था, पैसिव स्लो नहीं होता। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है बेटा, स्लो प्रोसेस होती है, याद रखना। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक्स टाइम टू गिव इट गिव इट्स फुल इफेक्ट रेस्पॉन्स। तो ये स्लो होती है, याद रखना, स्लो रहती है, मार्क कर लेना बेटा इसको, स्लो होती है ये, ठीक है। इजेक्टिंग द माइक्रोब्स deliberatively during immunization or infectious organisms gaining access into body during natural इंजेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। अब ये क्या करते हैं बेटा, आपकी जो इजेक्टिंग होती है, इजेक्टिंग द माइक्रोब डेलिबरेटिवली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस, हाँ ठीक है, इनटू बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। अभी इसमें होता क्या है बेटा कि आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन होता है, तो उसको बोल देते हैं हम एक्टिव इम्यूनिटी। व्हेन रेडीमेड, जो रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं आर डायरेक्टली गिव टू प्रोटेक्ट। अब जो रेडीमेड इम्यूनिटी होती है आपकी, देखो यहाँ देखिए, जो रेडीमेड इम्यूनिटी होती है उसको बोलते हैं हम पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। मतलब उसमें भी एनर्जी की खर्च नहीं करनी पड़ रहा, लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी में आपको खर्च करना पड़ रहा है एनर्जी का। क्या है, आपको
नेचुरल इन्फेक्शन करवाना पड़ रहा है पहले ऑर्गेनिज्म को, उसके बाद में वो जो आपका इंड्यूस हो रहा है ये इम्यूनिटी एक्टिव हो पा रही है इम्यूनिटी, उसको बोलते हैं हम एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन जो आपकी ऑलरेडी रेडीमेड इम्यूनिटी जैसे एंटीबॉडीज़ होती हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होती हैं, उनको हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। ओके फिर देखिए, डू यू नो वाई मदर मिल्क इज कंसीडर वेरी एसेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न इन्फेंट। आपको पता है कि जो मदर मिल्क होता है, फर्स्ट फीडिंग होती है, वो क्यों एसेंशियल होती है? इसलिए क्योंकि जो येलोइश फ्लूइड होता है कोलेस्ट्रम या फिर कोलेस्ट्रम, जो भी बोलना चाहो आप बोल सकते हो, सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन हैज़ एबंडेंट एंटीबॉडीज IgA, याद रखना, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। द फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम देयर मदर थ्रू द प्लासेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब जो फीटस होता है वो ऑल्सो रिसीव करता है सम एंटीबॉडीज़ को फ्रॉम देयर मदर थ्रू द प्लासेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, और दीज आर फॉर एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं, 2 एग्जाम्पल हैं आपके, एक क्लोस्ट्रम हो गया, वो पैसिव इम्यूनिटी है, और एक और जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फीटस है वो क्या करता है, गेन करता है अपनी मदर से एंटीबॉडीज़ को। तो ये आपके 2 एग्जाम्पल हैं पैसिव इम्यूनिटी के। फिर देखो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। तो अगर वैक्सीनेशन आ जाए आपके पास में और इम्यूनाइजेशन आ जाए, एक ही बात है, ठीक है। फिर देखिए क्या बोल रहे हैं, द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी। तो ये किससे बेस्ड करता है बेटा? ये तो है मेमोरी पे बेस्ड होता है, इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ द इम्यूनिटी सिस्टम। द वैक्सीनेशन अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन। अब इसमें क्या है, वैक्सीनेशन में क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन, मतलब वैक्सीन खिलाते हैं। देखो, अब प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन, सबसे पहले वैक्सीनेशन में होता क्या है, प्रिपरेशन करते हैं हम किसकी, एंटीजेनिक प्रोटीन की, ऑफ पैथोजन से, ठीक है। और इन जो इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन होता है, जिससे जैसे, या फिर आप क्यों कहोगे कि एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन से भी हम प्रिपेयर करेंगे वैक्सीन को, और आपकी जो इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन होता है उससे भी हम प्रिपेयर करते हैं। आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी, ठीक है। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट दीज एजेंट्स वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट्स। अब होता क्या है, द एंटीबॉडीज होती हैं प्रोड्यूस इन द बॉडी अगेंस्ट दीज एजेंट्स। अब जो एंटीबॉडीज होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं किसके द्वारा, अगेंस्ट किसके, एंटीजन के अगेंस्ट अपनी बॉडी में, वो न्यूट्रलाइज करती हैं द पैथोजेनिक एजेंट्स को, ठीक है, ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन, जब एक्चुअल इन्फेक्शन होता है तब अपने आप को, ठीक है। द वैक्सीन्स होती हैं ऑल्सो जनरेट मेमोरी। अब जो वैक्सीन होती हैं वो भी अपनी क्या करती हैं, जनरेट करती हैं मेमोरी, तभी तो नेक्स्ट कभी अगर इन्फेक्शन हो जाएगा अपनी बॉडी में, तभी तो वो वहाँ पे जा पाएंगे, काम कर पाएंगे, तभी तो दोबारा से इन्फेक्शन नहीं होगा वो, ठीक है। तो T सेल्स और B सेल्स दैट रिकॉग्नाइज करती हैं द पैथोजन क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर एंड ओवरवेलम द इन्वेडर्स विद अ मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। अब वो उसके बाद में मैसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है एंटीबॉडीज़ का, जैसे कि जो एंटीजेंस होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते और उन्हें डेड कर देते हैं, उन्हें खा जाती है। जैसे कोई भी आपका क्या है, ये आपकी एंटीबॉडी होती है, ठीक है। यहाँ पे अटैच होने के बाद में ये पूरा खा जाएंगे, इसको खाने के बाद में वो प्रोडक्शन करता है, मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज हो जाती है और एंटीजन को खत्म कर देती हैं वो। इफ़ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ सम डेडली माइक्रोब्स, अब कोई पर्सन है वो इन्फेक्ट हो गया किसके द्वारा, कुछ डेडली माइक्रोब्स है उनसे इन्फेक्टेड हो गया है, टू विच क्विक रेस्पॉन्स, जो क्विक इम्यून रेस्पॉन्स होता है, इज रिक्वायर्ड टू क्विक सॉरी बेटा विच क्विक इम्यून रेस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड एज इन टिटनेस। तो उसमें क्या होता है, टिटनेस में क्या होता है बेटा, सबसे पहले आपको क्विक रेस्पॉन्स देना होता है इम्यूनिटी सिस्टम का टिटनेस के लिए, टिटनेस ना हो जाए आपको, तो उसके इंजेक्शन भी लगते हैं। वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़। तो आपका क्या करते हो उसमें क्या है, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ को क्या करते हो, डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हो उसकी बॉडी में कि टिटनेस ना हो, आपको टिटनेस ना हो, ठीक है। और एंटीटॉक्सिन, और हम उसको एंटीटॉक्सिन देते हैं। एंटीटॉक्सिन का मतलब होता है अब प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज़ टू द टॉक्सिक, मतलब आप जो टॉक्सिक आपके अंदर गया है तो उसके लिए पहले से रेडी जो एंटीबॉडीज़ है उसको देना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं एंटीटॉक्सी, मतलब टॉक्सिन से लड़ने वाला, तो एंटीटॉक्सी कहलाता है, ठीक है। इवन इन केसेस ऑफ स्नेक बाइट, जब किसी कोई भी
किसी को सांप काट लेता है, जैसे मुझे सांप काट ले, द इंजेक्शन विच इज़ गिवन बाय द पेशेंट कंटेनिंग परफॉर्म, मतलब जो मैंने अगर मुझे सांप ने काट लिया है तो क्या करेंगे, ऑलरेडी जो प्रिपेयर है आपका इंजेक्शन उसको देंगे मुझे, जो कंटेन करता है, परफॉर्म करता है एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्नेक वेनम, मतलब जो कंटेन करता है परफॉर्म एंटीबॉडीज़, कुछ उसके पास में एंटीबॉडीज़ होती हैं, उनके एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट, हाँ, तो उनसे लड़ने के लिए, जो स्नेक वेनम है उससे लड़ने के लिए वो तैयार होती हैं। दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन, ये इम्यूनाइजेशन भी क्या कहलाता है आपका, पैसिव इम्यूनाइजेशन कहलाता है। तो आपसे पूछे कि पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है, तो आपका एग्जांपल होगा स्नेक वेनम या फिर स्नेक बाइट्स आप बोल सकते हो, ठीक है, ये भी एग्जांपल ही है एक। अब देखिए आगे, तो आगे बोल रहे हैं आपसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है कॉपी, ठीक है, डीएनए की डबल कॉपी, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज़ अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और ईस्ट। तो उन्होंने क्या किया, अलाउ कर दिया है किसको, एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और ईस्ट में। वैक्सीन्स प्रोड्यूस्ड यूजिंग बेरी यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड हैंस ग्रेटर एबिलिटी और इम्यूनाइजेशन। अब होता क्या है बेटा कि जो वैक्सीन होती है प्रोड्यूस करती है बेरी यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे भी आपको करना पड़ेगा, वैक्सीन्स बन चुकी हैं तो वैक्सीन को लार्ज नंबर ऑफ स्केल पे भी तो बनाना पड़ेगा आपको, लार्ज स्केल पे भी प्रोडक्शन करना पड़ेगा उसका, हैंस ग्रेटर एबिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशन के लिए हमें करना पड़ता है। तो एग्जाम्पल है आपका हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट। जो हेपेटाइटिस बी है वो कहाँ से निकाला जाता है, वो निकाला जाता है आपका फ्रॉम ईस्ट से, उसको निकालते हैं हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है उससे, ठीक है, ईस्ट से प्रोड्यूस करते हैं उसको हम। फिर देखिए आपका एलर्जी है, तो एलर्जी पे तो मैं आपको एक इंसिडेंट बता सकती हूँ। अभी क्या हुआ था, एलर्जी होता क्या एक्चुअली में बताती हूँ आपको। जब आपकी बॉडी है, कोई भी चीज़ है, जैसे कोई भी डिजीज़ है, मुझे कोई डिजीज़ हो गई है, तो उसमें एंटीबॉडीज़ बनाती है, वो एंटीबॉडीज़ बनाने के बाद में वो एक्सेसिव एंटीबॉडीज़ बना देती है। और उससे होता क्या है कि जब एक्सेसिव एंटीबॉडीज़ हो जाती हैं हमारी बॉडी में, तो वो उसको तो खा जाती हैं, डिजीज़ जो हो रही है उसको तो खा जाती हैं, उसको मार देती हैं, लेकिन फिर वो कुछ साइड इफेक्ट भी डाल देती हैं हमारी बॉडी में, साइड इफेक्ट आ जाते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। और वो क्या होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जैसे पार्टिकल्स होते हैं एनवायरनमेंट में, वो सेंसिटिव होते हैं हमारी उसके लिए, किसके लिए, हमारे शरीर के लिए सेंसिटिव हो जाते हैं हम बहुत ज़्यादा उनसे। तो सम पार्टिकल्स इन द एनवायरनमेंट होते हैं जो सम ऑफ अस आर सेंसिटिव टू सम पार्टिकल्स इन द एनवायरनमेंट। तो हम ऐसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनसे हम सेंसिटिव होते हैं, जैसे आपके पॉलन ग्रेन भी हो जाते हैं, डस्ट हो जाती है आपकी, इवन आपका जो क्या बोलते हैं उससे, डस्ट तो मेजर ही है, डस्ट तो इतनी कॉमन हो गई है ना एलर्जी के रूप में, बहुत ही कॉमन हो गई है, ठीक है। अब देखो तो एलर्जी की में होता क्या है, व्हेन यू हैव गॉन टू न्यू प्लेस, अब किसी नए प्लेस पे जाते हो, सडनली यू स्टार्ट इन स्नीजिंग एंड स्नीजिंग, आप छींकना स्टार्ट कर देते हो, और फॉर नो एक्सप्लेन रीज़न, बिना विदाउट किसी एक्सप्लेन रीज़न के आप छींकना चालू कर देते हो। तो मेरे साथ में भी ऐसा होता है, मैं सुबह सुबह जब उठती हूँ ना जल्दी, तो होता क्या बेटा, मुझे भी बहुत ज़्यादा छींक हो जाती हैं। अब एलर्जी का आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल बताती हूँ जो सबसे ज़्यादा क्लोज है मेरी। अभी कुछ दिन पहले मेरी जो छोटी सिस्टर है उसको एलर्जी हो गई थी, उसके पैरों पे बहुत ज़्यादा रेड से, मैं बताती हूँ आपको कैसे हो गए थे। तो बेटा देखिए ऐसी एलर्जी मेरे सिस्टर को हो गई थी पूरी बॉडी पे, पैरों पे, इवन उसके जो अपर पोर्शन होता है बॉडी का उस पर भी हो गए थे, हर जगह हो गई थी ऐसी एलर्जी उसको, ठीक है। तो एलर्जी इस टाइप की हो गई थी उसे, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर के पास में जाने के बाद में हुआ क्या कि उन्होंने एंटीहिस्टामिन ने एक वो दी, इंजेक्शन दिया, और दवाइयाँ भी कुछ थी उसे, तब वो ठीक हुई। अब देखो आगे देखते हैं। तो बेटा आपको सडनली आपको छींकें आना शुरू हो जाएंगी, नो एक्सप्लेन विदाउट रीज़न के, व्हेन यू वेंट अवे फ्रॉम, अब वहाँ से क्या हो गया, जब आप चले जाओगे तो योर जो सिम्टम्स हैं डिसअपियर, मतलब दोबारा से आप नॉर्मल हो जाओगे, और जो सिम्टम्स आपको दिख रहे थे चीख वगैरह के वो नहीं दिखेंगे। डिड यू हैपन, वाई, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, डिड दिस हैपन टू यू, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। फिर देखो सम ऑफ द सेंसिटिव, देखो ये बताया है, सम ऑफ अस आर सेंसिटिव टू सम पार्टिकल्स ऑफ द, हाँ तो बेटा क्या है, आप कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं आप इन्वायरमेंट में। द अबव मेंशन रिएक्शन होती है कुड बी कॉज ऑफ एलर्जी टू पॉलन और माइट्स। तो आप कुछ देखो मेंशनड होते हैं आपके, कुछ एलर्जन होते हैं आपके, कौन कौन से होते हैं, पॉलन ग्रेन भी हो सकते हैं, एलर्जी से भी पॉलन ग्रेन से आप एलर्जी हो सकती है। माइल्स भी, माइल्स का मतलब होता है जो डस्ट के पार्टिकल्स उनसे बोलते हैं, विच आर डिफरेंट
इन डिफरेंट प्लेसेस विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस पे आप कर सकते हो, ये महसूस कर सकते हो, ठीक है। अब देखो द एक्सर्टेड रेस्पॉन्स होता है इम्यून सिस्टम का टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट कॉल्ड एलर्जी। तो ये क्या आपको बता दिया एलर्जी होती क्या है। द सब्सटेंसेस टू विच सच एन इम्यून रेस्पॉन्सेज प्रोड्यूस आर कॉल्ड एलर्जेंस। जो सब्सटेंस हैं जो कॉज कर रहे हैं आपको इम्यूनिटी सिस्टम को परेशान कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एलर्जेंस, ठीक है। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस टू दीज आर ऑफ IgE। तो एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं प्रोड्यूस टू दीज आर IgE टाइप ऑफ करते हैं हम। कॉमन एग्जांपल ऑफ एजेंट्स होते हैं आर माइट्स ऑफ डस्ट। जो माइट के पार्टिकल्स होते हैं वो पॉलिन्स भी हो सकते हैं, पॉलिन ग्रेन होते हैं वो। एनिमल डेंडर भी होता है। एनिमल डेंडर का मतलब होता है जैसे गाय होती है, भैंस होती है तो वो हिल जाती है एकदम बुरी तरह से, हिला दो उसको, वो हिल जाए बहुत बुरी तरह से तो उसमें डेंडर निकलते हैं, उसको बोलते हैं एनिमल डेंडर। आप देख सकते हो सिम्टम्स ऑफ एलर्जी रिएक्शंस होती हैं इंक्लूडिंग स्नीजिंग, वाटर आइज, वाटरी आइज हो जाएंगी आपकी, रनिंग नोज हो सकती है आपकी, जैसे मेरी होती है। सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ तो मुझे छींक आना कंपलसरी है, 2-3 छींक तो डेफिनेटली आनी है, उसके बाद में रनिंग नोज होनी है मेरी, ये है मुझे एलर्जी, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है ब्रीदिंग में। एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन। किसकी वजह से होती है एलर्जी, वो होती है केमिकल्स के रिलीजन से, जैसे हिस्टामिन हो गया आपका, सेरोटोनिन हो गया आपका फ्रॉम द मास्ट सेल्स, मेरा मास्ट सेल से आपका हिस्टामिन। और जो सेरोटोनिन कहाँ से रिलीज होते हैं बेटा, वो मास्ट सेल से होते हैं, ये भी याद रखना है आपको, कॉमन क्वेश्चन है आपका, पूछ सकते हैं आपसे कि हिस्टामिन और जो सेरोटोनिन होता है केमिकल वो कहाँ से रिलीज होता है, तो मास्ट सेल आपकी रिलीज करती है उसको, ठीक है। फॉर डिटर्मिनिंग the cause of allergy, the patient is exposed to or ejected when very small doses of पॉसिबल एलर्जेंस। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें एलर्जी किससे है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ आप, और डॉक्टर स्मॉल अमाउंट में आपको इंजेक्ट करेगा उन सारी चीज़ों को जो आपको एलर्जी कर सकती हैं। जैसे उसने सबसे पहले डस्ट को इंजेक्ट किया आपकी बॉडी में, तो होगा क्या, आपको अगर थोड़ा सा भी आप एलर्जी होगी आपको तो तुरंत ही आपकी रनिंग नोज वगैरह हो जाएगी, या फिर हाँ आपको छींके में आने लगेंगी, ठीक है। तो ऐसे चेक करते हैं डॉक्टर। एंड द रिएक्शन आप स्टडी करते हैं वो। उसके बाद में द यूज़ ऑफ ड्रग्स लाइक एंटी हिस्टामिन, जो मेरी सिस्टर को दिया था एंटी हिस्टामिन उन्होंने दिया था। उसके बाद में फिर एडनिल भी है एक आपका, फिर एक होता है स्टेरॉइड भी दी जाती हैं। क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, ये क्विकली रिड्यूस करते हैं अपने सिम्टम्स ऑफ एलर्जी को। सम हाउ मॉडर्न डेज में क्या है बेटा, मॉडर्न डेज में क्या है, लाइफ स्टाइल है आपकी, मॉडर्न डेज की लाइफ स्टाइल हैज़ रिजल्टेड इन द लोअरिंग ऑफ इम्यूनिटी। अब वो क्या कर रही है, वो जो लाइफ स्टाइल है अपनी मॉडर्न डेज की वो आपकी इम्यूनिटी को लो कर रही है। एंड मोर सेंसिटिव टू एलर्जेंस, और वो मोर सेंसिटिव कर रही है एलर्जेंस की तरफ। मोर चिल्ड्रन इन मेट्रो सिटीज़ ऑफ इंडिया सफ़र फ्रॉम एलर्जीज एंड अस्थमा ड्यू टू सेंसिटिविटी ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। अस्थमा से भी लोग क्या हो रहे हैं, एलर्जीज हो रहे हैं और सेंसिटिव हो रहे हैं एनवायरनमेंट के। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड अर्ली इन लाइफ। अब देखो एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। आपको एक अपनी इम्यूनिटी सिस्टम सही करना है तो आपको फ्रूट खाना चाहिए, फ्रूट आप खाया करो, हाँ फ्रूट आपको ईट करना चाहिए, ठीक है। अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करना है तो अच्छे से खट्टे फ्रूट खाया करो, जैसे संतरा हो गया, और खट्टी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा खाया करो, ठीक है। फ्रूट भी मेजरली आप फ्रूट मैं बता रही हूँ, फ्रूट आपको खानी चाहिए। अब एक एग्जांपल बताती हूँ आपको इम्यूनिटी के बारे में। तो ऑटो इम्यूनिटी भी एक होती है, वो आपको बाद में बताती हूँ मैं कि एक बार क्या है, 2 लोग थे, उनमें से नया जोड़ा था शादी का, वो लोग गए थे कहीं बाहर घूमने के लिए अपने हनीमून पे। तो हुआ क्या था, वहाँ पे एक डॉक्टर अंकल जी भी थे उस होटल में, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपने बहुत सारे केसेस भी सुने होंगे यार उसके, अमेरिकन के, अगर कोई भी अमेरिकन यहाँ पे घूमने आता है तो किसी भी चीज़ से एलर्जिक है, जैसे कि मूंगफली पीनट बटर होती है उससे वो एलर्जिक है, और उसने जो आपकी डेजर्ट उसने मंगाई है, खाना मंगाया तो उसमें पीनट बटर पड़ी हुई है, या फिर कुछ के मूंगफली के इवन दाने भी पड़े हुए हैं, तो एक दाना उसने खाया है और सडनली वो उसकी मृत्यु हो गई। तो वो क्या है, आपकी एलर्जी है वो, ठीक है। एलर्जी बहुत ही घातक बीमारी है, सडन आपकी डेथ होती है उससे। और फिर देखिए उसके बाद में आपके कुछ एग्जांपल्स और भी हैं, जैसे कि मैं बता रही आपको, 2 जोड़े थे, वो गए थे और डॉक्टर भी थे वहाँ पे। तो वहाँ पे वो था ना, जो कपल था, उस कपल में से जो मेल था वो एलर्जी था किसी चीज़ से, उसे एलर्जी थी, और जैसे ही उसे
उस चीज़ के कांटेक्ट में आया जैसे ही वो, वैसे ही उसकी सडन डेथ हुई, सडन बता रही हूँ, सडन, और डॉक्टर ने कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि यार डॉक्टर के पास में इमीडिएटली तो कुछ नहीं होता ना, एटलीस्ट आपको 15 मिनट्स तो चाहिए ही चाहिए किसी इंसान को बचाने के लिए। तो उनके पास में डॉक्टर भी थे, लेकिन डॉक्टर ने कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उसके सडन उसे एंटी हिस्टामिन देना था उन्हें, लेकिन उनके पास में एंटी हिस्टामिन इंजेक्शन था ही नहीं, तो कहाँ से देते। ठीक है, तो एलर्जी काफ़ी घातक बीमारी है। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है बेटा, आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो ज़्यादा काम करने लगता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव वो एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है, तो ये ऑटो इम्यूनिटी होती है, खुद की सेल्स को डैमेज करने लगता है, ऐसे बोल सकते हो आप। ठीक है, मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, इवॉल्व इन हायर वर्टिब्रेट्स, अपने लोग हायर वर्टिब्रेट्स में ही आते हैं, बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिजम्स, या फिर पैथोजन को हम अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि फॉरेन ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, फ्रॉम सेल्स, अपनी खुद की सेल से। ठीक है, वाइल वी स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ दिस, तो ये आप बेसिस ऑफ दिस क्या करते हैं, टू कोरोलरीज ऑफ दिस एबिलिटी हैव टू अंडरस्टूड। वन हायर वर्टिब्रेट क्या होता है, कैन डिस्टिंग्विश कर सकता है फॉरेन मॉलिक्यूल्स एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी डील्स विद दिस एक्सपेक्ट टू समटाइम्स टू ये बन था आपका, सॉरी बेटा ये पॉइंट बन था, तो यहाँ में पॉइंट वन में क्या दरकार है, हायर वर्टिब्रेट्स कैन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉरेन मॉलिक्यूल्स को एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिजम्स की तरह, लेकिन मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी डील्स विद द एस्पेक्ट्स। सो मोस्ट जो एक्सपेरिमेंटल होती हैं इम्यूनोलॉजी होती है वो डील करती हैं दिस एस्पेक्ट। फिर 2 नंबर तक रखा है आपको, समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन्स बॉडी अटैक सेल्स। देखो इसी को हम ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है कुछ टाइम में, समटाइम्स क्या होता है कि ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन्स, वैसे जेनेटिक भी हो सकता है या फिर अदर अननोन रीजन्स भी हो सकते हैं, जैसे होता है कि बॉडी अटैक करती है खुद की सेल्स पे ही, खुद की सेल्स को ही मारने लगती है। ठीक है, द रिजल्टिंग इन डैमेज टू द बॉडी कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी डिजीज, इसी को बोलते हैं हम ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें जो एग्जाम्पल है ऑटो इम्यून डिजीज का वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस which affects many people in our society as an autoimmune disease. Okay, हम पढ़ेंगे बेटा इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, ये पढ़ेंगे। तो इसे बोल कर कहना था, ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स एंड सोल्यूबल मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडीज। ओके, आपका जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम है क्या कंसिस्ट करता है, लिम्फोइड ऑर्गन को कंसिस्ट करता है, टिश्यूज को कंसिस्ट करता है, सेल्स को करता है, एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडीज। ठीक है, इनको कंसिस्ट करता है। एज यू हैव रीड ऑलरेडी कि एज यू हैव रीड इम्यून सिस्टम इज यूनिक इन द सेंस दैट इज रिकॉग्नाइज फॉरेन एंटीजेंस रेस्पॉन्ड टू दीज एंड रिमेंबर देम। तो ये क्या करता है, आपका जो इम्यून सिस्टम एक यूनिक रखता है, सेंस उसके पास में होता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है फॉरेन एंटीजेंस को, रेस्पॉन्ड करता है टू दीज एंड रिमेंबर देम, उन्हें याद भी रखता है। द इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एलर्जिक रिएक्शंस, और एलर्जिक रिएक्शंस में करता है, प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल। ऑटो इम्यूनिटी डिजीज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, तो ये क्या है आपकी एलर्जिक रिएक्शंस होती है, उनमें प्ले भी करता है। तो सबसे पहले एलर्जिक रिएक्शन क्या उससे आती आपकी ऑटो इम्यून डिजीजेज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ओके, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो लिम्फोइड ऑर्गन कौन से होते हैं, दीज आर द ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन एंड और मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर। द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर बोन मैरो। सबसे पहले जो प्राइमरी आपके लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं वो याद रखने हैं आपको, वो हैं आपको बोन मैरो एंड थाइमस। वेयर जो इन आपका मेच्योर लिम्फोसाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट into टू एंटीजेनिक सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। आफ्टर मैचुरेशन क्या होता है, लिम्फोसाइट माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन्स। जब मैचुरेशन होता है तो आपके लिम्फोसाइट होते हैं, जो प्राइमरी लिम्फोसाइट होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। सेकेंडरी जो लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं वो होते हैं आपके स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पियर्स, पैचेस जो आपके इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। ठीक है, तो ये आपके होते हैं ऑर्गन्स, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। फर्स्ट जो आपके प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन थे वो कौन कौन से थे, पहला था आपका बोन मैरो और दूसरा था आपका थाइमस। ठीक है, याद रखना है आपको ये भी याद रखनी है आपको। द सेकेंडरी जो लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं प्रोवाइड करते हैं साइट्स फॉर interaction of lymphocytes with the antigen which
then proliferate, become efferter cells. The location of various lymphoid organs in human body shown in figure. अब देखो सेकेंडरी जो आपके lymphoid organs होते हैं, सॉरी बेटा, तो ये होते हैं बेटा, देखिए lymphoid nodes होते हैं आपके जो अंडरआर्म्स होते हैं उधर लोकेट करते हैं ये। थाइमस होता है आपका, और लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं इधर। तो आपने देखा होगा जब आपको चोट लग जाती है ना बेटा, तो चोट जैसे कहीं और लगी हो लेकिन आपके लिम्फ निकल आते हैं, जो नोड निकल आते हैं, देखा होगा लिम्फ नोड निकल आते हैं, जैसे गांठ सी हो जाती है एक जगह पे आप बोलते हो, और वो इधर उधर जैसे हिलाते हैं ना, हाथों को आप हिला के देखोगे तो इधर उधर हिलती भी है वो, मेरे होता है ऐसे मेरे साथ में, तो वो लिम्फ नोड होते हैं। आपको चोट लग जाती है कहीं और, वहाँ पे कहीं और लिम्फ नोड निकल आते हैं, ठीक है, और दर्द भी होता है इनमें। देखिए आगे आपके लिए दे रखा है द बोन मेरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन। तो बोन मेरो क्या है, एक मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है बेटा, वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस, जहाँ पे क्या होता है, सारी आपकी ब्लड सेल्स और लिम्फोसाइट्स जो लिम्फ सेल्स होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। द थाइमस इज अ लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट। तो जो आपका थाइमस होता है वो कहाँ पे होता है, लोकेटेड नियर द हार्ट, और लोब्ड ऑर्गन होता है एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन के नीचे होता है। द थाइमस इज क्वाइट लार्ज होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, टाइम के बर्थ पे वो क्वाइट लार्ज होता है थाइमस हमारा, बट जब कीपिंग रिड्यूसिंग इन साइज विद एज एंड बाय द टाइम प्यूबर्टी इज अटेनिंग इट रिड्यूस वेरी स्मॉल साइज। तो आपका जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाओगे वैसे वैसे आपका जो थाइमस है वो छोटा होता जाएगा, और इसीलिए बोलते हैं कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक होती है, क्योंकि उनका जो थाइमस होता है वो धीरे धीरे वीक होने लगता है, ठीक है। बोन मेरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट, वो प्रोवाइड करवाते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। किसको क्या माइक्रो इन्वायरमेंट वो प्रोवाइड करवाता है, किसके लिए, टी लिम्फोसाइट के लिए वो डेवलप करता है मैचुरेशन के लिए माइक्रो इन्वायरमेंट्स, ठीक है। द स्प्लीन इज अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन। स्प्लीन कैसा होता है याद रखना आपको, बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, बीन शेप्ड ऑर्गन। इट मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट, ये मेनली किसको कंटेन करता है, लिम्फोसाइट को एंड फेगोसाइट्स को। इट एक्ट्स एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड बाई ट्रैपिंग ब्लड बोन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। स्प्लीन ऑल्सो हैज़ अ लार्ज रिजर्वियर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, ये भी आपको याद रखना है, ये मेजर है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। तो स्प्लीन ऑल्सो हैज़ अ लार्ज ऑफ ग्रेवयार्ड या फिर ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड, क्या होता है बताइए, आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी वो होता है एरिथ्रोसाइट बोलते हैं आरबीसी, ठीक है। स्प्लीन होता है वो, क्या बोल रही हूँ, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी हाँ सही है, स्प्लीन होता है वो, ठीक है। तो द लिम्फ नोड्स आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, लिम्फ नोड आपके, मैंने बताया आपको सॉलिड होंगे, दर्द भी होता है उनका, उनमें लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स, तो डिफरेंट पॉइंट पर लोकेटेड होते हैं अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम के अलोंग, ठीक है। लिम्फ नोड्स सर्व टू ट्रैप द माइक्रोऑर्गेनिजम्स और अदर एंटीजन्स which happen to get into the lymph and tissue fluid. Antigens trapped in the lymph node are responsible for the activation of antigens trapped in lymph node, antigen trap होते हैं किसमें, lymph node में, are responsible for activation lymphocytes present there and cause immune response, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका दिख रहे हैं आप there is lymphoid tissues होते हैं, are also located within the lining of major ट्रैक्स, रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक होते हैं आपके पास, लाइनिंग होती है उनके पास में, और कॉल्ड म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फ टिश्यूज, तो माल्ट भी बोलते हैं और GALT भी बोलते हैं, एक होता है ये गाल्ट, ठीक है। तो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, देयर इज लिम्फॉइड टिश्यू ऑल्सो लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड हो सकते हैं, विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक, कहाँ पे, जो मेजर ट्रैक होते हैं आपके रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और यूरिनरी ट्रैक में, वहाँ पे भी होते हैं आपके लिम्फोइड ऑर्गन्स नोड्स। इट कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ, देखो अभी माल्ट कितना क्या कंस्टिट्यूट करता है, ये कंस्टिट्यूट करता है 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू इन आवर बॉडी, ओके। तो माल्ट हमारा कितना कंस्टिट्यूट करता है हमारी बॉडी का, 50%। अब देखिए सबसे घातक बीमारी है
अपनी एड्स आपने पढ़ा होगा, जो एड्स की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसकी आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, ओके, याद रखना। फिर देखिए आप बोलोगे कि जो आपकी फर्स्ट रिपोर्टेड हुआ था एड्स वो हुआ था 1981 में, और कहाँ पे हुआ था, यूएसए में हुआ था। और आपको अब तक कितने वर्ल्ड वाइडली कितना किल कर सकता है, किल कर चुका है, 25 मिलियन पर्सन को क्या कर सकता है, स्प्रेड हो चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड, किलिंग मोर, ठीक है, मोर देन आपके 25 मिलियन पर्सन को वो स्प्रेड हो चुका है वो। और बाकी आपका एक्वायर्ड होता है, ये आपको पता है मेन डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम होता है, मीन्स ये डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है, इसका मीन है डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। ये सबसे पहले इम्यून सिस्टम पे ही अटैक करता है। जैसे जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं आपकी, जस्ट अ मिनट, जो आपकी टी हेल्पर सेल्स होती हैं जो मेनली इम्यूनिटी पे वर्क करती हैं, उन्हीं को सबसे पहले डिस्ट्रॉय करता है, जैसे कि वो हेल्प नहीं कर पाती किसी भी चीज़ से, और डिस्ट्रॉय होने की वजह से आपका पूरा इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है और आपकी ग्रुप ऑफ डिजीज आपको हो जाते हैं। सिंड्रोम का मतलब होता है बेटा ग्रुप ऑफ डिजीजेस, ग्रुप ऑफ डिजीजेस या सिम्टम्स बोल सकते हो, डिजीज बोल दो वैसे बेस्ट रहेगा। तो ग्रुप ऑफ डिजीजेस को बोलते हैं हम सिंड्रोम, ठीक है। डिजीज मतलब डिजीज तो सिंपल ही होता है, एक ही हो बीमारी। तो एड्स इज कॉज्ड अब देखो, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको लर्न कर दे रही हूँ अंडरलाइन। तो एड्स इज कॉज होता है किसके द्वारा, मेनली कॉज होता है आपका एड्स कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV के द्वारा कॉज होता है ये। मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरसेस, तो इसको जो मेंबर होता है ग्रुप ऑफ वायरस का, वो होता है रेट्रोवायरस के द्वारा, ये मेंबर इसका होता है HIV का। विच हैव एन एनवेलप इंक्लूडिंग द RNA जीनोम, इसके पास में RNA एक जीनोम होता है। ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन होता है इसके लिए जनरली अकर बाई अ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा ये फैलता है ज़्यादातर विद इन्फेक्टेड पर्सन से, ठीक है। बी नंबर क्या है आपका, बी है आपका बाई ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड, तो ये बी नंबर है आपका कंटेमिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स। सी नंबर है आपका बाई शेयरिंग इंजेक्टेड निडल्स, जो आप इंजेक्टेड, जैसे किसी पर्सन को आपने इंजेक्ट कर दिया और दोबारा से वही किसी दूसरे पर्सन को इंजेक्ट कर रहे हो तो उससे भी फैल सकता है। एज इन केस ऑफ इंट्रावीनस ड्रग एब्यूजर्स। डी किससे फैल सकता है, डी फैल सकता है आपको इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लासेंटा के थ्रू ये फैल सकता है। ये कॉन्जेनिटल डिजीज नहीं है लेकिन ये फेटल तो जरूर है। सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड्स आपको इंडिविजुअल्स हु हैव मल्टीपल पार्टनर्स होती हैं उसके पास में। तो एड्स क्या है, कॉन्जेनिटल डिजीज नहीं है, एड्स इज अ नॉट कॉन्जेनिटल डिजीज। और इंडिविजुअल हु हैव मल्टीप्लाई जस्ट अ मिनट, मल्टीपल है, मल्टीप्लाई नहीं है बेटा, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर जो उसके होते हैं उससे ड्रग एडिक्शन से भी हो जाता है। जो ड्रग एडिक्टेड होते हैं लोग वो एक दूसरे की इंजेक्शन को यूज़ कर लेते हैं तो उससे भी ये स्प्रेड हो जाता है। हु टेक ड्रग इंट्रावेनसली, इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो इंडिविजुअल होते हैं वो क्या करते हैं, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उनमें। एंड चाइल्ड वांट टू हैव एन HIV इन्फेक्टेड मदर, उसको भी हो सकता है, ठीक है। यू नो व्हेन डू पीपल नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्यों पड़ती है उन्हें ज़रूरत, आप जानते हो क्या इसके बारे में, जब होता है। फाइंड आउट द मेक अ लिस्ट ऑफ सच कंडीशन के लिए आपको फाइंड करना है और लिस्ट बनानी है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट HIV और एड्स इज नॉट स्प्रेड बाई मियर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट। अब देखो, आप अगर किसी से भी, मियर टच का मतलब होता है बेटा, अब देखो यहाँ पे भी आपको ये अंडरलाइन करनी है कि इंपॉर्टेंट नोट टू दैट कि HIV नॉट फिजिकल कॉन्टैक्ट, मतलब मियर टच का मतलब होता है कि आप जैसे हाय हेलो कर रहे हो तो उससे ये स्प्रेड नहीं होता है और फिजिकल कॉन्टैक्ट से भी ये स्प्रेड नहीं होता है, ठीक है। इट स्प्रेड्स ओनली थ्रू ब्लड बॉडी फ्लूइड, सॉरी, ये किसके द्वारा स्प्रेड होता है, ओनली बॉडी फ्लूइड के द्वारा ही स्प्रेड होता है। बॉडी का फ्लूइड अगर होगा, जैसे आप क्या कर रहे हो, किसी भी मदर है जो इन्फेक्टेड है और उसका बेबी उसका मिल्क को फीड कर रहा है तो उसे हो सकता है बच्चे को, ठीक है। इट इज़ हैंस इम्परेटिव फॉर द फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल वेलबींग, तो इससे क्या है, आपको डरना नहीं है किसी को, अगर HIV हो गया तो उसे दूर नहीं भागना है, उसके साथ में खाना नहीं खाना है, ऐसा नहीं करना है आपको, उसके साथ में रह सकते हो आप
और लेकिन आप उससे जो बॉडी फ्लूइड है उसका वो आपके कांटेक्ट में ना आए, ठीक है, ऐसे रख सकते हो। तो उसे फिजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों से ही वेलबींग कर सकते हो आप। तो जो एसिड आपका HIV और एड्स है इन्फेक्टेड होता है, पर्सन आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी, उसे हम आइसोलेट नहीं कर सकते उस पर्सन को, क्योंकि वो ऐसे नहीं फैला सकता आपको बीमारी, ठीक है। तो इसे हम नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी, देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स। तो इसके बीच में क्या बेटा, एक टाइम लैग होता है, मतलब टाइम का फेज होता है कि इतनी जल्दी एकदम या फिर जल्दी से वो फैलता नहीं है। जस्ट अ मिनट। जो बीमारी है एड्स और HIV की, वो तो टाइम लैग होता है उसके बीच में, किस किस के बीच में, इन्फेक्शन और अपीयर ऑफ सिम्टम्स के बीच में। जो आपको इन्फेक्शन होगा और जब आपको सिम्टम्स दिखने लगेंगे एड्स के, तो उसके बीच में टाइम लैग होता है, मतलब उसके बीच में काफ़ी टाइम होता है कि आपको सिम्टम्स बहुत, आपको 5 साल भी लग सकती हैं सिम्टम्स दिखने के लिए, 10 साल भी लग सकती हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन होने के बाद की बता रही हूँ मैं, इन्फेक्शन होने के बाद में आपको जो सिम्टम्स दिखेंगे उसमें 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, 15 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। दिस पीरियड मे वेरी फॉर फ्यू मंथ टू मैनी ईयर्स हो सकता है, ठीक है। आपको फ्यू मंथ्स में भी हो सकता है एड्स के सिम्टम्स दिखने लगेंगे, या फिर फ्यू ईयर्स में भी हो सकता है। आगे का देखिए, आगे है आपका, सॉरी एक फिगर रह गया आपका, ये फिगर देख लो, इसमें क्या है देखिए। सबसे पहले आपका रेट्रोवायरस, मैंने आपको बताया था कि इन्फेक्ट कौन सा करता है, रेट्रोवायरस हेल्प करता है इसमें। सबसे पहला जो आपका रेट्रोवायरस है उसमें होता है वायरल RNA कोर, ठीक है। उसका वायरस इन्फेक्टेड नॉर्मल सेल, वायरस क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है किसको, नॉर्मल सेल को। तो ये होती है वायरल प्रोटीन कोड, कैस्पिड उसे बोलते हैं। तो ये कह रहा है अपनी नॉर्मल सेल, जो एनिमल सेल है नॉर्मल सेल, उसको इन्फेक्ट कर रहा है वायरस यहाँ पे, ये ठीक है, ये अटैच हो गया। उसके बाद में हुआ क्या, एंटर हुआ उसका क्या, वायरल RNA इंट्रोड्यूस इनटू द सेल। तो वायरल RNA है, जो वायरस का RNA है वो इंट्रोड्यूस कर दिया उसने सेल में। फिर ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एनिमल सेल की, ठीक है। अब देखिए जब वो एंटर हो जाता है उसके अंदर RNA उसका, किसका, अपना जो वायरस है उसका RNA एंटर हो जाता है, तो क्या होता है, वायरल DNA इज प्रोड्यूस बाई रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब जो वायरल DNA है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा वायरल DNA प्रोड्यूस होता है। जैसे देखिए आपका वैसे नॉर्मल प्रोसेस होती है तो क्या होती है, DNA फिर RNA, उसके बाद में प्रोटीन, ऐसे बनता है सब कुछ, ठीक है। ये आपका सेंट्रल डोग्मा होता है। सेंट्रल डोग्मा किसने दिया था, क्रिक ने, याद रखना सब कुछ। उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा, ठीक है, याद रखना है आपको। तो ऐसे आपका ये नॉर्मल आपकी साइकिल है, DNA से RNA बनेगा, RNA से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, इसमें होता है RNA से DNA बन रहा है। देखो जैसे कि यहाँ पे RNA सबसे पहले आया, उसके बाद में DNA बना है सेकंड नंबर पे। तो RNA से DNA बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है आपका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो रहा है। ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हेल्प कर रहा है इसमें RNA टू DNA कन्वर्ट होने में। तो इसे बोलते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, और इसे बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है, याद रखना है इन सारी चीज़ों को। फिर जब RNA से DNA बनता है तो उसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। तो हो क्या रहा है इसमें, अब इसने क्या किया, अब ये जो आपका वायरल RNA है वो उसकी सेल की साइटोप्लाज्म में आ चुका है। फिर देखिए जब आपका DNA बन जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से, तो क्या करता है, जो वायरल DNA है आपका इनकॉर्पोरेट करता है इनटू होस्ट जीनोम, होस्ट के जीनोम में वो इनकॉर्पोरेट करता है, ठीक है। तो क्या करता है, सबसे पहले देखिए मैं ऊपर कर ले रही हूँ थोड़ा सा और आपको, जिससे कि समझ में आए अच्छे से। तो इनकॉर्पोरेट कर रहा है किसमें, होस्ट जीनोम में, होस्ट के जीनोम में। तो वो क्या करेगा, होस्ट का जीनोम ये है, न्यूक्लियस है उसका ये, और DNA होस्ट का ये है, तो इसमें चला गया। उसके बाद में जो न्यू वायरल DNA है आपका बाय प्रोड्यूस बाय द इन्फेक्टेड सेल्स। अब जो इन्फेक्ट सेल्स हो गई हैं, सेल जो जीनोम की जो होस्ट जीनोम है उसकी सेल जो इन्फेक्ट हो गई हैं, वो क्या करेंगी, एक न्यू वायरल RNA बनाएंगी और किसमें करेंगी, प्रोड्यूस करेंगी बाय द इन्फेक्टेड सेल के द्वारा प्रोड्यूस करेंगी। फिर दोबारा से आपका क्या बनेगा, यही प्रोसेस रिपीट होगी, न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस हो जाएंगे, ऐसे से बन गए हैं यहाँ पे न्यू वायरसेस बन गए हैं, और न्यू जो वायरसेस हैं आपके कैन इन्फेक्ट अदर सेल, को दोबारा से वही प्रोसेस रिपीट होगी और
जो अदर सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट कर देगी। नोट, यहाँ पे नोट क्या लिखा हुआ है, नोट लिखा है इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव वाइल वायरसेस आर बीइंग रिपीटेड एंड रिलीज्ड। अब क्या जो इन्फेक्टेड सेल के कैसे सर्वाइव कर सकती हैं, जो इन्फेक्टेड सेल हैं कैसे सर्वाइव करेंगी, अगर जो वायरस है आपका वो आर बीइंग रिपीटेड और रिलीज्ड होता रहे तो आपकी जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो सर्वाइव करती रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने पढ़ा दिया आपको, ये तो मैंने आपको फिगर भी समझा दिया। ओके, समझ गए हो गया आप लोग फिगर। मैं एक बार आपको दिखा दे रही फिगर, अच्छा पूरा सा छोटा करके, ये आपका पूरा फिगर है, मैंने समझा दिया है आपको, याद रखना आप। ठीक है, ये आपका छोटा सा फिगर है। अब देखो नेक्स्ट है आपका ये, तो इसको पढ़ लेंगे हम। इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए यहाँ से पढ़ेंगे। आफ्टर गेटिंग इनटू बॉडी टू द पर्सन, into the body of the to the person, the virus enter into the macrophage। अब जैसे ही एंटर हो जाता है जो बॉडी में, पर्सन की बॉडी में वायरस, तो क्या होता है फिर वो एंटर करता है माइक्रोफेज में। माइक्रोफेज क्या आपका WBCs होते हैं जो हेल्प करते हैं किसी भी एंटीजन को, पैथोजन को मारने के लिए, तो वो खा जाते हैं उसको। ठीक है, और वेयर जहाँ पे RNA जीनोम प्रेजेंट होता है, द वायरस रेप्लिकेट करता है खुद को, मतलब कॉपीज बनाता है अपनी DNA टू फॉर्म वायरल DNA के फॉर्म में बना देता है विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से वो कॉपीज बना लेता है DNA की। ठीक है, कौन, RNA जीनोम। फिर देखो DNA की कॉपीज, जब वायरल DNA की कॉपीज बन जाती हैं किसकी हेल्प से, एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से, दिस वायरल DNA गेट्स इनकॉर्पोरेटेड होस्ट सेल्स। अब ये जो वायरल DNA है वो गेट करता है किसमें, इनकॉर्पोरेट हो जाता है इनटू होस्ट सेल्स में, DNA एंड डायरेक्ट्स। ठीक है, द इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स। अब क्या जो DNA है, सेल्स DNA, एंड जो डायरेक्ट्स द इन्फेक्ट करता है सेल्स को टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स। तो अब वो इन्फेक्ट कर देगा सेल को, तो वो क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे वायरस पार्टिकल्स को। फिर देखिए तो मैक्रोफेजेस क्या करता है आपका, कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरसेस। जो मैक्रोफेज है वो आपका कंटिन्यू प्रोड्यूस करता रहता है वायरस को। इन दिस वे एक्ट लाइक HIV फैक्ट्री बन जाती है उसमें, मतलब HIV फैक्ट्री मतलब HIV के जो वायरस है वो सारे बन जाएंगे, वहाँ फैक्ट्री बन जाएगी, मतलब वहाँ पे वो सेल्स प्रोड्यूस ही करती रहेंगी उस वायरस को। ठीक है, मैक्रोफेजेस सेल्स साइमल्टेनियसली जो HIV होता है एंटर इनटू द हेल्पर T लिम्फोसाइट, जो क्या कहाँ जाता है HIV, एंटर कर जाता है किसमें, इनटू हेल्पर T लिम्फोसाइट, जिसको हम बोलते हैं T हेल्पर सेल्स। ठीक है, रिपीट्स करता है द एंड प्रोड्यूस करता है प्रोजनी वायरसेस की, प्रोजनी को वो रिपीट करता रहता है और प्रोड्यूस करता रहता है। ठीक है, द प्रोजनी वायरसेस रिलीज इन द ब्लड, जो प्रोजनी होती हैं वायरसेस की रिलीज्ड इनटू द ब्लड अटैक अदर T हेल्पर सेल। और जैसे ही प्रोजनी हो जाती हैं वायरस की, रिलीज हो जाती हैं ब्लड में और अटैक करती हैं किस पे, अदर T हेल्पर सेल्स पे अटैक करती रहती हैं। दिस इज रिपीटेड लीडिंग टू प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ T हेल्पर T लिम्फोसाइट इन द बॉडी टू इन्फेक्टेड पर्सन। और इससे होता क्या है, रिपीटेड ये चलती रहती हैं आपकी, तो जो प्रोग्रेसिवली आपकी जो T हेल्पर सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, डिक्रीज उनका अमाउंट होता रहता है, वो खाता रहता है उसको और उसमें ही डेवलप होता रहता है और उसे खाता रहता है, तो इसलिए वो कम हो जाती हैं T हेल्पर सेल्स, जो हेल्प करती हैं T हेल्पर सेल आपको किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। तो वो जैसे कम हो जाएंगी तो आपको लड़ ही नहीं पाएगा आपका शरीर। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफर्स फ्रॉम पार्ट ऑफ फीवर्स। तो आपका जो पर्सन है वो सफ़र करता रहेगा किससे, फीवर से, डायरिया से, वेट लॉस भी हो जाएगा उसका। ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ T हेल्पर सेल्स, क्योंकि डिक्रीज हो जाती हैं आपकी T हेल्पर सेल्स, तो क्या होता है, द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस। और आपका जो पर्सन होता है वो इन्फेक्शन से क्या होता है, सफ़र होता रहता है, दैट कुड हैव बीन अदरवाइज बिकम सच एज दोज ड्यू टू बैक्टीरिया, जैसे स्पेशली माइक्रो बैक्टीरियम, वायरसेस, फंजाई एंड इवन पैरासाइट लाइक टॉक्सोप्लाज्मा। द पेशेंट बिकम सो इम्यूनोडेफिशिएंट, और जो पेशेंट होता है वो काफ़ी इम्यूनोडेफिशिएंट हो जाता है, उसके पास में इम्यूनिटी बचती नहीं है, ये समझ लो आप। ठीक है, क्योंकि वो सीधे इम्यूनिटी सिस्टम पे ही अटैक करता है। ठीक है, इम्यून डेफिशिएंट हो जाता है, दैट ही एंड सी इज़ अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ या फिर हर सेल्फ, वो अपने आप को अनेबल होता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट दीज इन्फेक्शन के, क्योंकि जो आपकी T हेल्पर सेल होती हैं वही मर जाती हैं, तो आप अपने आप की बॉडी की खुद को रक्षा नहीं कर सकते हो। अ वाइडली यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो एक वाइडली टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है अपना एड्स को
डायग्नोस करने के लिए फॉर एड्स के लिए, तो वो होता है आपका एलाइजा टेस्ट, मैंने आपको बताया था। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, जो ट्रीटमेंट होती है एड्स की वो किससे होती है, आपकी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग से। इज़ ओनली पार्शियली इफेक्टिव, अब ये पार्शियली इफेक्टिव है, ये नहीं कि पूरी तरह से आप सही हो सकते हो उसमें। they can only prolong the life of the patient but cannot prevent death which is inevitable। जो आपकी डेथ है दे आर ओनली प्रोलॉन्ग का मतलब कि आपकी लाइफ को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, जैसे अगर आपकी लाइफ बची है 2 साल की तो वो 4 साल कर सकते हैं, तो प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ, लेकिन हम प्रिवेंट नहीं कर सकते डेथ को। तो ये आप देखो, आप ना ये वाला जो स्लोगन है ये याद रखना है आपको। देखो ये वाला जो स्लोगन है आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि किस लिए दिया जाता है, किस बीमारी में दिया जाता है। तो ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ पेशेंट बट कांट प्रिवेंट डेथ, ये स्लोगन है, आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे आपकी जो KGMU या फिर ABMU BSc नर्सिंग है उसमें स्लोगन पूछ लेते हैं कि कौन सी बीमारी में यूज़ किया जाता है, तो ये आपकी एड्स होती है। एक और स्लोगन है आपका नीचे दे रखा है, ये भी इसी में देखो, ये भी आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन आया था यहाँ से भी। डोंट डाई और इग्नोरेंस, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, ये भी आपका स्लोगन है एक। और एक और स्लोगन आया था, मुझे याद नहीं रहा, वो भी इंपॉर्टेंट स्लोगन है, इसमें होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको, ठीक है। डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। तो ये आपका मस्त है, इंपॉर्टेंट है, मैं गोला गोला लगा दे रही हूँ यहाँ पे 5 गोले, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, याद रखना आप इसको भी। तो ये एड्स के लिए यूज़ किया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ एड्स क्या होते हैं, प्रिवेंशन ऑफ एड्स होते हैं बेटा, एज एड्स हैज़ नो क्योर, आपको पता है कि एड्स के लिए कोई भी क्योर नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन इज़ बेस्ट ऑप्शन, तो प्रिवेंशन एक बेस्ट ऑप्शन है। तो आप ये भी स्लोगन याद रखोगे कि हैज़ नो क्योर प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये किया जाता है एड्स के लिए, आपको याद रखना है। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको आ सकता है नेक्स्ट ईयर, इस ईयर, ठीक है, याद रखना है इसको। ये स्लोगन है, 2-3 स्लोगन है इसमें जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये पूछे गए हैं तो इसलिए बता रही हूँ, इस पर ध्यान दे रही हूँ ज़्यादा मैं। हाँ, मोर ओवर जो HIV इन्फेक्शन है मोर ऑफन स्प्रेड ड्यू टू द कॉन्शियस बिहेवियर होता है, पैटर्न होता है, एंड इज़ नॉट समथिंग दैट हैपन इनएडवर्सली लाइक निमोनिया और टाइफॉइड, ऑफ कोर्स इन्फेक्शन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट हो सकता है, न्यूबॉर्न में हो सकता है फ्रॉम मदर से, मे टेक्स प्लेस ड्यू टू द पुअर मॉनिटरिंग। द ओनली एक्सक्यूज मे बी इग्नोरेंस होता है आपका, आप इग्नोर कर देते हो उन चीज़ों को, एंड इट इज़ बीइंग राइट शेड टू दैट डू नॉट डाई ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। आप इग्नोरेंस से मत मरो, नंदाज से मत मरो। इन आवर कंट्री द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको भी याद रखना है, तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपसे नाको की, तो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे NGOs होते हैं, आर डूइंग अ लॉट टू एजुकेट पीपल अबाउट एड्स, के बारे में आपको बताते हैं। तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी याद रखना है आपको, आर डूइंग अ लॉट ऑफ एजुकेट पीपल अबाउट एड्स के बारे में बताते हैं, हु हैज़ स्टार्टेड अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट द spreading of HIV infections, making blood from blood banks safe from HIV, ensuring the use of only disposable needles होनी चाहिए and springs होनी चाहिए in public and private hospitals and clinics, free distribution of condoms होना चाहिए, controlling drug abuse होना चाहिए, adopting safe sex होना चाहिए, एडवोकेटिंग सेफ सेक्स होना चाहिए, एंड प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप्स फॉर HIV इन ससेप्टेबल पॉपुलेशंस। मतलब होता क्या है बेटा, जैसे देखिए हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें ना हर एक जैसे कोई जैसे अपनी आइज़ को बनवा रहा है, आँखों को, जैसे बूढ़े लोग होते हैं ना तो अपनी आँखों को बनवाते हैं, और या फिर आपको जुकाम भी हो गया है, आप लॉन्ग टाइम से परेशान हो, तो आपको हमारे यहाँ पे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहाँ पे HIV का रख दिया उन्होंने कंपलसरी टेस्ट कि आप HIV
ज़रूर टेस्ट कराओगे। तो ये इसलिए बोला है उन्होंने कि प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप्स फॉर HIV। जैसे अगर आप किसी भी बीमारी, जैसे ज़्यादा बीमारी हो रही है, आपको टेस्ट करा रहे हैं, तो वो HIV का टेस्ट डेफिनेटली करवाते हैं। इतना अच्छा है, हमारी गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम कर दिया है, ठीक है। एंड सम सच स्टेप्स टेकन अप। अब देखिए, इन्फेक्शन, आपका एड्स खत्म कर दे रहे हैं आज। इन्फेक्शन विद HIV और हैविंग एड्स इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन। क्या है, दोबारा से पढ़ती हूँ बेटा मैं। इन्फेक्शन विद HIV और हैविंग एड्स इज समथिंग दैट शुड नॉट हिडन होती है। फिर इसको सिंस देन द इन्फेक्शन मे स्प्रेड टू मैनी मोर पीपुल, HIV एड्स इन्फेक्टेड पीपुल नीड हेल्प एंड सिंपथी इंस्टेड ऑफ बीइंग सडन sent by society. Unless society recognize it as a problem to be dealt with in a collective manner, the chances of wide spread of diseases increased manifold. उसके बाद में it is a mildly that can only be tackled by the society and medical fraternity acting together to prevent the spread of the disease. तो आप इसमें इतने पैराग्राफ में दे रखा है कि आप ना एड्स को ऐसे मोर पीपल से आप इन्फेक्शन से बच सकते हो कैसे, और किसी कोई भी इंसान है तो वो इन्फेक्टेड क्यों नहीं होता, वो इन्फेक्टेड अगर हो भी गया है तो उससे ऐसे बिहेव मत करो कि दूर दूर भागो उससे। तो आपको दूर नहीं भागना है उससे, उसको बताना है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास में जाओ, उससे कंसल्टेशन करो, या फिर इवन आप ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हो। अगर किसी को नहीं बताना, डॉक्टर से कंसल्ट करो सीधे, 1 रुपये की पर्ची कटती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और जाके आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम है हमें, और चेकअप कराएंगे। उसके बाद अगर आपको होता है तो वो दवा देंगे आपको। तो आपको ना डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को आसपास में है भी ये चीज़, पहले तो मैं दुआ करूँगी भगवान कि किसी को हो ना, लेकिन मोर देन 25 मिलियन पीपल को ये ऑलरेडी हो चुका है, एड्स स्प्रेड हो चुका है पूरे वर्ल्ड में। तो मैं कहूँगी कि कोई किसी को अगर आसपास हो भी जाता है तो आप उसको ना ऐसे मत भगाओ कि यार दूर भाग, छुआछूत की बीमारी है, छूने से ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि बताया है NCERT ने कि आपका जो फ्लूइड फील्ड बीमारी है ये, अगर आप उसके फ्लूइड से कांटेक्ट में आते हो तभी आपको बीमारी होगी, अदरवाइज जो फिजिकली कांटेक्ट होते हैं, फिजिकल कांटेक्ट होता है उससे नहीं होगा, मियर टच से भी नहीं होगा आपको ये बीमारी, ठीक है। तो उसका आप भेदभाव नहीं करना है उसके साथ में, उसको सिंपैथी देनी है उसको, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बीइंग सडन बाय सोसाइटी। तो सोसाइटी होती है उसके, यार इसको बीमारी हो गई, इससे दूर भागो, उसे आइसोलेट नहीं करना है आपको फैमिली और सोसाइटी से, कि आइसोलेट कर दो आप बिल्कुल ही कि आप एक ही कमरे में बंद रहोगे, आप इससे बाहर नहीं निकलोगे, या फिर आप बिल्कुल हॉस्पिटलाइज कर दिए जाओगे जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हो, क्योंकि ठीक तो ये होनी नहीं है। लेकिन आपको जितने भी टाइम तक वो इंसान है उसके साथ में यार अच्छे से बिहेव करो, अच्छे से टाइम दो, खाना पीना दो उसे, बस यही कर सकते हैं ना। तो कैंसर, बाकी की ये जो कैंसर है, एक आपका कैंसर रह गया होगा, छोटा कर ले रही इसको मैं, और क्या रह गया इस चैप्टर में, कैंसर पूरा रह गया है, और ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज़ रह गया है, यही लास्ट पोर्शन है आपका। तो आपके थर्ड पार्ट, आपका सेकंड पार्ट ये हो गया, आपके थर्ड पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, thank you so much for watching and bye.